तो इप्सिता जिस हॉस्टल में स्टे कर रही थी वो एक्चुअली पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसको बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था। तो छोटा सा जंगल जैसा था वहाँ पे। झाड़ियों से बाहर आ रहा है धीरे धीरे, स्ट्रेट उनकी आंखों में देख रहा है। इप्सिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि कॉरिडोर से तेज भागने की आवाज आती है, से कुछ खुसफुसाने की आवाज आ रही थी, किसी के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। इप्सिता शीघ्र हसो, मु तुमको छाड़ू। हेलो एंड नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो भी एक और हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। तो इंट्रो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। तो ये वाली जो स्टोरी है ये भी मुझे उसी दोस्त ने बताई है जिसने मुझे पिछली वाली हॉरर स्टोरी सुनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो मेरा दोस्त तो फिलहाल अभी कॉलेज में है, बट ये कहानी तब की है जब वो स्कूल में हुआ करता था। एंड जब वो स्कूल में हुआ करता था तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ एनसीसी। एंड I would also like to mention that I was also a part of भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। एंड हाँ, आगे चल के मैंने छोड़ भी दिया था। एंड क्यों छोड़ा था इसका रीज़न मैं फिर किसी और दिन बताऊंगी किसी और स्टोरी टाइम वीडियो में। से आने नेवर माइंड। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो दोस्त था वो एनसीसी का पार्ट था। तो एनसीसी में क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कैंप्स वगैरह के लिए जाना रहता था। तो ज़रूरी नहीं कि आप ही के शहर में आपको कैंप मिले, आपको किसी दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता था। एंड वैसे ही अलग अलग जगह से सारे कैडेट्स आते थे कैंप में। तो बेसिकली माय फ्रेंड इज़ फ्रॉम ओडिशा एंड उसको लकीली अपने ही शहर में कैंप मिल गया था। उसको कहीं और ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, लाइक कटक, भद्रक एंड कोरापुट वगैरह। तो एनसीसी कैंप्स में सिर्फ ड्रिल्स और टास्क ही नहीं होते हैं, वहाँ पे होती है बहुत सारी मस्तियाँ। आप वहाँ जाते हो तो अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हो, अलग अलग तरह के आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं एंड बहुत सारी आप मेमोरीज लेकर आते हो अपने साथ। एंड इवनिंग गैदरिंग्स होती है, सोशलाइज करते हैं सब। तो इसी तरह एक बार रात में सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे एंड उनकी कमांडिंग ऑफिसर भी उनके साथ ही बैठी हुई थी। तो खाना खाते खाते अचानक से उनकी कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि आज मैं तुम लोगों को अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी एंड मैं भी इसी तरह कैंप में गई हुई थी, तो मेरे साथ कुछ वियर्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी। एंड ये सुन के सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह, फाइनली रात का समय है, माहौल बन जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा पैरानॉर्मल स्टोरी सुनने में। तो मैम अपनी स्टोरी सुनाती हैं। आगे की स्टोरी के लिए हम मैम का नाम रख देते हैं इप्सिता। तो इप्सिता जो है वो कटक से बिलोंग करती थी एंड उनका कैंप पड़ा था भद्रक में। एंड शी वॉज इन क्लास 9th व्हेन शी वेंट टू दैट कैंप एंड इट वॉज अ 15-day कैंप। तो इप्सिता जिस हॉस्टल में स्टे कर रही थी वो एक्चुअली पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसको बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था। बट देन उसको रेनोवेट वगैरह करके ये कैंपिंग पर्पजेस के लिए फिर खोल दिया गया था। तो काफ़ी टाइम से वहाँ पे इस तरह की कैंपिंग्स वगैरह होती थी। एंड वो जो हॉस्पिटल था उसी को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक गर्ल्स हॉस्टल बना दिया गया था एंड एक बॉयज़ हॉस्टल बना दिया गया था। पहले 3-4 दिन तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी अनयूजुअल देखने को नहीं मिला। उनका डेली का रूटीन होता था कि 4 बजे उनको उठना रहता था, क्योंकि 4:30 बजे से पानी आता था। तो 6 बजे तक उनको एनी हाउ रेडी होके रिपोर्ट करना रहता था। देन 6 बजे से लेके 8 बजे तक उनके जो भी ड्रिल्स एंड टास्क एंड एक्सरसाइजेस वगैरह होते थे वो चलते थे। देन 8 से 9 उनका ब्रेकफास्ट होता था। देन ब्रेकफास्ट के बाद उनके क्लासेस लगते थे लगभग 1-2 बजे तक। एंड देन उसके बाद लंच के बाद वो ऑलमोस्ट फ्री ही हो जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि शाम को कोई गैदरिंग वगैरह हो रही हो या फिर कोई मीटिंग वगैरह चल रही होती थी। एंड ये जो मीटिंग्स वगैरह चलती थी, अगर शाम को कोई मीटिंग चल रही होती थी तो वो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती थी, मतलब ऐसे लगभग लगभग 10-11 बज जाते थे। तो इसी तरह शाम में एक बार मीटिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबी खिंच जाती है। सारे लोग मीटिंग में जाते हैं एंड लगभग लगभग 10:30 बजे तक ये लोग वापस आते हैं। तो एक रूम में ये लोग लगभग 3-4 लोग रह रहे थे। तो जब ये लोग वापस आते हैं, जब इप्सिता और उसके फ्रेंड्स वापस आते हैं, तो इप्सिता के फ्रेंड्स उनसे कहते हैं कि यार हमें बोर लग रहा है, एक काम करते हैं, हम कोई बोर्ड गेम खेलते हैं। जिसपे कि इप्सिता कहती है कि नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं एक्चुअली खिड़की के पास जाके बैठती हूँ, मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए। जिसपे कि उनकी दोस्त कहती है कि ठीक है, तू जाके खिड़की के पास बैठ जा, हम लोग यहाँ पे बैठ के लूडो खेलते हैं। तो वो लोग सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके टॉर्च लाइट जला के लूडो खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल था कि 10:30 बजे के बाद आपको लाइट्स ऑफ करनी है। अगर आपकी लाइट्स ऑफ नहीं है रूम के तो आपको पनिशमेंट मिलेगी।
तो वो लोग लाइट्स वगैरह ऑफ करके अपनी टॉर्च लाइट ऑन करके लूडो खेल रहे होते हैं। एंड इप्सिता जाकर खिड़की के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर वो खिड़की के पास बैठी हुई होती है, ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। एंड थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है ना कि वहाँ झाड़ियों से कुछ आवाज़ आ रही है। एंड हाँ, वो वहाँ पे हॉस्टल के बाहर एक जंगल जैसा था, मतलब होता है ना, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ थे, झाड़ियाँ वगैरह थे, तो छोटा सा जंगल जैसा था वहाँ पे। तो उनको वहाँ फील होता है कि झाड़ियों से ना कुछ आवाज़ आ रही है, कोई मूवमेंट है वहाँ पे। तो वो ध्यान से उन झाड़ियों के पास देखती है। एंड जैसे ही वो वहाँ पे देख रही है ध्यान से, उनको दिखता है कि एक छोटा बच्चा उस झाड़ियों से बाहर आ रहा है धीरे धीरे। एंड वो आ रहा है, वो 2-3 कदम आगे चला एंड वो स्ट्रेट सीधा इप्सिता को देखता है, स्ट्रेट उनकी आंखों में। एंड इप्सिता समझ नहीं पा रही है कि ये बच्चा यहाँ पे आया कहाँ से। यहाँ आसपास कोई सेटलमेंट भी नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ भटक कर आ गया हो, और वो बच्चा इतना छोटा था कि वो हमारे कैंप का भी नहीं हो सकता, तो ये बच्चा आया कहाँ से। तो वो बच्चा स्ट्रेट उनकी आंखों में देख रहा है, इतने में वो घबरा गई। एंड वो घबरा जाती है एंड वो अपने फ्रेंड्स को बुलाती है कि सुनो सुनो, देखो देखो, यहाँ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उनकी फ्रेंड्स भी घबरा जाती हैं, उनकी फ्रेंड्स आती हैं, उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, तो क्यों चिल्ला रही थी, क्या देख लिया तूने। जिस पे कि इप्सिता उनको बताती है कि वहाँ देखो, वहाँ झाड़ियों में कोई है, वहाँ कोई बच्चा है। एंड जैसे ही इप्सिता के फ्रेंड्स वहाँ देखते हैं, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वो बच्चा वहाँ पे नहीं था, वो बच्चा वहाँ पे था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इप्सिता बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अभी तो वहाँ पे एक बच्चा था एंड अभी कुछ भी नहीं है। एंड इतनी भी तेज़ हवा नहीं चल रही थी कि झाड़ियाँ अपने आप ऐसा हवा से हिलेंगी। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ अभी। जिस पे कि उनके फ्रेंड्स उनको थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं उनसे कि तू ना शायद बहुत थक गई होगी, आज काफ़ी हेक्टिक डे भी रहा है, तो तू एक काम कर, तू जाके आराम कर ले, तू सो जा। एंड वैसे भी सुबह फिर से 4 बजे उठना ही है, तो अब टाइम है, सो ही जाते हैं हम सब। तो इस पे कि इप्सिता भी हामी भरती है कि हाँ, मे बी मेरा वहम होगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं सो ही जाती हूँ। तो फिर वो लोग जाके सो जाते हैं, गेम वगैरह भी वो लोग ख़त्म कर देते हैं एंड जाके सब लोग सो जाते हैं। एंड उस रात और कुछ नहीं होता है, सब कुछ ठीक था। तो एनसीसी कैंप्स में एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे गार्ड्स नहीं होते हैं, वहाँ पे कैडेट्स को ही ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं बारी बारी। तो रोटेशन से सबकी शिफ्ट्स आती है, कुछ कुछ घंटों की ही ये शिफ्ट्स होती है, लाइक जैसे 3 घंटे या 4 घंटे की सबकी शिफ्ट्स होती है। तो एक बार इसी तरह इप्सिता की शिफ्ट लगी थी रात में पहरेदारी की, गर्ल्स हॉस्टल में। तो इप्सिता के साथ और 3 लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई थी उस टाइम उनके साथ। इप्सिता, उनकी फ्रेंड मधु एंड उनके 2 सीनियर्स थे। तो इप्सिता और मधु की ड्यूटी लगी हुई थी ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर पे। एंड उनके जो सीनियर्स थे वो सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे थे। उनका काम बस इतना था कि रात में वहाँ पे ये देखना कि 11 बजे तक सबके रूम के लाइट्स ऑफ हो एंड कोई भी फालतू में बाहर ना घूम रहा हो, कोई बाहर शैतानी ना कर रहा हो। तो ड्यूटी करते करते लगभग रात के 12:30 बज चुके थे एंड इप्सिता और मधु फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियों के पास बैठकर बातें ही कर रहे थे कि इतनी देर में उनको दूर कॉरिडोर से तेज भागने की आवाज़ आती है। एंड दे वर लाइक कि इतनी रात में कौन इस तरह भाग रहा होगा। तो वो लोग भी भाग कर जाते हैं वहाँ देखने के लिए कि कौन है, तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। देन 10-15 सेकंड का पॉज होता है एंड इतनी ही देर में उनको वॉशरूम की तरफ से किसी के भागने की आवाज़ आ रही होती है। तो ये लोग वॉशरूम की तरफ भी भागते हैं, वहाँ पे भी उनको कोई नहीं दिखता है। जिससे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि कॉरिडोर पे कोई नहीं था, यहाँ वॉशरूम में भी कोई नहीं है, सबके रूम के लाइट्स बंद है, दरवाजे बंद है एंड यहाँ से निकलने का भी एक ही रास्ता है जो कि सीढ़ियों की तरफ से होके जाता है। एंड हम खुद वहाँ सीढ़ियों की तरफ से आ रहे हैं, तो क्या कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है या फिर क्या है ये। जितनी देर में वो लोग ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे, इतनी ही देर में उनको सीढ़ियों की तरफ से आवाज़ आती है। ये आवाज़ ऐसी होती है कि जैसे कोई फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ नीचे भाग रहा हो। तो वो लोग भागकर सीढ़ियों की तरफ भी जाते हैं, नीचे उतर के देखते हैं तो वहाँ पे भी दूर दूर तक उनको कोई नहीं दिखता है। तो जिसपे वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं एंड थोड़े से डर भी जाते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी छोटे थे उस टाइम, वो लोग 9th क्लास में थे, है ना। तो उनको ये भी दिमाग में ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं है, कहीं कोई चोर तो नहीं है। एंड उनको ये कमांड भी दिया गया था कि अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आउटसाइडर घुस गया है अंदर या कोई चोर आ गया है, तो आप अकेले जाके मत भिड़ जाना उससे, इट कुड बी डेंजरस। तो आप अपने सीनियर को जाके रिपोर्ट करोगे। तो उन्होंने यही किया, वो ऊपर गए एंड उन्होंने अपने सीनियर को जाके रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमें दौड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, बट
हम जाकर देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, जिसपे कि वो सीनियर भी थोड़ा सा उनको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, उनको बच्चा समझ के कि हाँ कुछ भी बोल रहे हैं, कोई प्रैंक वैंक कर रहा होगा। तो उन्होंने उनको बोला कि मे भी कोई मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ, या फिर हो सकता है कोई बिल्ली आ गई होगी, एंड इतना सन्नाटा है, इतनी शांति है अभी रात में, तो कोई बिल्ली विल्ली भी भाग रही होगी, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई इंसान भाग रहा होगा। इस तरह उन्होंने इन दोनों को समझा बुझा के वापस नीचे ड्यूटी करने भेज दिया। एंड वो लोग भी ये सोचते हैं कि हाँ अभी कुछ ही टाइम बचा है, वैसे भी शिफ्ट खत्म होने वाला है, तो तुरंत से हम लोग चुपचाप ड्यूटी करके शिफ्ट खत्म करके जाएंगे, आराम करेंगे। तो वो लोग वही करते हैं, वो लोग वापस नीचे जाते हैं, उस टाइम फिर दोबारा कुछ वैसा नहीं होता है, शिफ्ट उनका खत्म हो जाता है एंड वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। देन एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, उनका हम नाम रख देते हैं बेला। सो इप्सिता, मधु एंड बेला, ये तीनों आपस में फ्रेंड्स हैं एंड ये तीनों रूममेट्स भी थे। तो वो ड्यूटी वाली इंसिडेंट के 3 दिन बाद ये इंसिडेंट होता है, एंड ये जो इंसिडेंट होता है ये तीनों कभी भूलने वाले नहीं हैं। एंड इस इंसिडेंट के बाद इनको बिलीव हो जाता है कि इस जगह पे ज़रूर कुछ गड़बड़ तो है। तो रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं एंड बेला, इप्सिता एंड मधु ये तीनों आपस में अच्छे से बात कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। एंड इतने में बेला कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं अभी जाकर आती हूँ। तो बेला जो है वो अकेले ही वॉशरूम चली जाती है। एंड थोड़ी ही देर में फिर मधु भी कहती है इप्सिता से कि इप्सिता मुझे भी वॉशरूम जाना है, बट मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। तो इप्सिता कहती है ठीक है चलो। तो फिर इप्सिता और मधु भी वॉशरूम जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में इनको इनके सीनियर्स पहरा देते हुए मिल जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि अभी कोई गया हुआ है, तुम्हारी दोस्त गई हुई है बेला, तो उसको पहले आने दो, उसके बाद तुम लोग जाना। तो फिर दे वर लाइक ओके। तो फिर वो लोग अपने रूम में जाकर बेला का वेट कर रहे होते हैं। तो जब तक इप्सिता और मधु बेला का वेट कर रहे थे अपने रूम में, तब तक वहाँ बेला के साथ अलग ही स्टोरी चल रही थी। तो बेला जब वॉशरूम के अंदर गई थी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, एंड जब वो वॉशरूम यूज़ कर रही थी तब उसको अपने बगल वाले क्यूबिकल से कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। तो बेला को लगा होगा कि शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद कोई और भी होगा यहाँ पे। तो उसने सोचा कि मैं अकेली हो रही हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। तो वो बात करने लग गई, उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, कौन है। उसने 2-3 बार आवाज़ लगाई बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया, और अब वो फुसफुसाने की आवाज़ भी बंद हो गई थी। तो बेला को लगने लगा कि शायद मैंने ना इसको अनकंफर्टेबल कर दिया होगा, बट वो ये भी सोच रही थी कि जो कोई भी था वो अभी भी उस क्यूबिकल के अंदर तो है, क्योंकि अगर वो बाहर गई होती तो उसको दरवाजे की आवाज़ आती या फ्लश करने की आवाज़ आती, बट वैसे कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसको पता चल गया था कि कोई तो है। तो उसने एक और बार कोशिश की, उसने बोला कि अच्छा सुनो, तुम जो भी हो यहाँ पे, मैं ये कह रही थी कि हम दोनों साथ में ही बाहर चलते हैं, तो मेरा अगर तुमसे पहले हो जाएगा तो मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी, और अगर तुम्हारा हो जाए तो तुम मेरा वेट करना। तो फिर थोड़ी देर बीतती है एंड बेला बाहर निकलती है। एंड जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है कि क्यूबिकल्स तो सारे खाली हैं, उसके बगल वाले क्यूबिकल भी खाली है, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसने सोचा कि शायद ये चुपके से निकल गई हो, मैंने ध्यान नहीं दिया हो, तो उसने ज़्यादा सोचा नहीं। तो इतनी ही देर में उसको, मतलब वो वहाँ से जा ही रही होती है, वॉशरूम से बाहर जा ही रही होती है, कि बेला को फिर पायल की आवाज़ सुनाई देती है। पहले हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, वो ध्यान से सुनने लगी कि एनसीसी कैंप में पायल पहन के कौन घूम रहा है, यहाँ पे पायल तो कोई नहीं पहनता। देन उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, और इस बार उसको ऐसी आवाज़ आई ना जैसे कि कोई एक ही जगह पे अपना पैर मार रहा हो। एक ही जगह पे आप अपना पैर मारोगे तो कैसी आवाज़ आती है, वैसा। तो बेला डर गई और वो वहाँ से निकलती है एंड बाहर उसको उसके सीनियर्स मिलते हैं। तो वो अपने सीनियर से भी कंफर्म करती है एंड उनसे पूछती है कि क्या मुझसे पहले कोई गया था वॉशरूम के अंदर, या मेरे अंदर जाने के बाद कोई निकला था वहाँ से, जिसपे कि उसके सीनियर्स भी कहते हैं कि नहीं, तुमसे पहले तो कोई नहीं गया था, एंड तुम जब अंदर गई तब भी बाहर से कोई नहीं आया, हम तो वहीं पे खड़े थे। जिसपे कि बेला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड वो भाग के अपने रूम चली जाती है।
एंड वहाँ पे उसको इप्सिता और मधु मिलते हैं एंड वो सारी कहानी जो है इप्सिता और मधु को सुनाने लगती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने पायल की आवाज़ सुनी एंड ऐसे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, बट मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था एंड सीनियर्स ने भी कंफर्म किया कि मेरे अंदर जाने के बाद तो कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकला। तो जिस पे कि अब मधु भी घबराने लगी थी क्योंकि उसको भी अब वॉशरूम यूज़ करने जाना था एंड वो इप्सिता की तरफ देखकर कहती है कि क्या करें, क्या अब हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जिस पे कि इप्सिता थोड़ा उसको समझाती है, क्योंकि वो थोड़ी हिम्मत वाली थी तो वो उसको समझाती है कि देखो अगर तुम अभी वॉशरूम नहीं जाओगी तो फिर तुम्हें रात में जाना पड़ेगा एंड रात में पता नहीं वहाँ पे ड्यूटी पे कोई होगा भी या नहीं। अभी वहाँ पे हमारे सीनियर्स तो हैं एटलीस्ट, तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं वहाँ पे, मैं तो रहूँगी ही तुम्हारे साथ, मैं बाहर खड़ी रहूँगी, तुम अंदर चली जाना, मैं वहीं हूँ। तो इस तरह इप्सिता मधु को समझाती है और उसको अपने साथ वॉशरूम लेकर जाती है। तो वो दोनों वॉशरूम जाते हैं, इप्सिता बाहर खड़ी रहती है एंड मधु अंदर जाती है। थोड़ी ही देर वहाँ बाहर खड़े रहने पे इप्सिता को आवाज़ आती है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है धीरे से, लाइक इप्सिता, इप्सिता। मतलब उसको लग रहा था कि कोई दूर से उसको आवाज़ दे रहा हो, जैसे उसके रूम से आवाज़ आ रही हो एंड ध्यान से सुनने पे उसको लग रहा था कि उसकी दोस्त बेला उसको बुला रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़, जो आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी वो लग रहा था कि बेला की आवाज़ थी। अब उसको जो आवाज़ आ रही थी उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको गुस्से में बुला रहा हो, मतलब ऐसा उसको सुनाई दे रहा था कि इप्सिता, इप्सिता शीघ्र आसो, ମୁଁ तुमको ଛାଡ଼ିବି ना। मतलब ये मैंने ओडिया में बोला, इसका ट्रांसलेशन है कि इप्सिता जल्दी आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस तरह उसको आवाज़ आ रही थी। जिसपे कि वो तुरंत भाग के अपने रूम में गई बेला के पास एंड वो उसको जाके बोलने लगी कि क्या हुआ, क्यों मुझे बुला रही है, इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ बोलो। जिस पे कि बेला वर शॉक्ड कि ये क्या बात कर रही है, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, मैं तो यहाँ पे कब से अकेले ही बैठी हूँ एंड मैंने तो नहीं ऐसा कुछ बोला। जिस पे कि इप्सिता भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि नहीं मैंने तो सुना था, तू मुझे बुला रही थी, तेरी ही आवाज़ थी। जिस पे कि बेला बोलती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं बुलाया, तुझे कुछ गलतफहमी होगी, किसी और ने बुलाया होगा मे बी। एंड वो लोग यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में उनकी दोस्त मधु आ जाती है, एकदम डरी सहमी और थोड़ी सी गुस्से में थी एंड उसने इप्सिता को बोला कि इप्सिता तू क्या कर रही थी, तू ऐसे दरवाज़ा नॉक करके क्यों भागी, तुझे पता है मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ फिर भी तू ऐसे धड़ 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 दरवाज़ा मार के भागी है। इप्सिता कहती है कि नहीं मैं वहाँ से भागी ज़रूर थी लेकिन मैंने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं मारा था। जिसपे कि अब तीनों एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड तीनों इतना डर जाते हैं कि अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब पता लगाना पड़ेगा क्या है और क्यों हो रहा है ये सब। हम कल सुबह जाएंगे एंड अपने सीनियर से पूछेंगे कि एक्चुअली मामला क्या है। तो अगले दिन वो लोग वही करते हैं जो उन्होंने रात में डिसाइड किया था, वो लोग जाते हैं अपने सीनियर्स के पास पूछने के लिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तो क्या ये नॉर्मल है, क्या ये आपके साथ भी हुई है। जिसपे कि आधे से ज़्यादा सीनियर्स ने तो उनको मना ही कर दिया कि नहीं नहीं तुम लोग का वहम है यहाँ पे, या फिर कोई प्रैंक कर रहा होगा तुम लोग के साथ, ऐसा ऐसा करके उन्होंने टाल दिया बातें। बट एक सीनियर थी उनकी जिन्होंने उनको बताया कि हाँ हम यहाँ पे पहले भी कैंप में आ चुके हैं इस जगह पे एंड ऐसी चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई हैं एंड हमारे साथ भी हुई है, बट इस बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता या कोई बात करना नहीं चाहता इस बारे में, क्योंकि ये बात अगर ऑफिसर्स के पास चली गई तो ऑफिसर्स जो है सुनेंगे नहीं हमारी बात, या फिर मे बी वो हमें पनिशमेंट देंगे कि हम गलत बातें फैला रहे हैं, हम रूमर्स फैला रहे हैं, हम सबको डरा रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा कोई इस बारे में बात नहीं करता है। तो वो जो सीनियर है वो इप्सिता, मधु और बेला को इस बिल्डिंग की एंड ये जो घटनाएं हो रही थी इन सब के पीछे क्या स्टोरी है वो सारी बैक स्टोरी वो उनको बताती है। तो वो कहती है कि ये जो बिल्डिंग है जहाँ हम अभी रह रहे हैं वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था, पहले के टाइम की बात है। तो उस टाइम में यहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी, ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हुआ करते थे। तो जो सीरियस केसेस वगैरह आते थे, जो सीरियस पेशेंट्स आते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती थी, मतलब उनको बचा नहीं पाते थे यहाँ पे डॉक्टर्स। तो एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ पे लाया गया था जो बच्चा डिलीवर करने वाली थी एंड उन्होंने बच्चा डिलीवर किया भी, बट जैसे ही उन्होंने बच्चा डिलीवर किया उनसे बच्चे को अलग कर दिया गया था। अलग मतलब उनको बच्चे को ऑब्जर्वेटरी में रखा गया था एंड हॉस्पिटल वालों ने उनको एक बार भी अपने बच्चे की शक्ल देखने नहीं दी थी एंड उन्होंने बहुत बार उनसे बोला भी कि आप एक बार
एक बार मुझे अपने बच्चे को देखने तो दीजिए, जिस पे कि डॉक्टर्स हमेशा मना कर देते थे। एंड क्यों मना करते थे पता नहीं, शायद वो बीमार था। वो हमेशा उनको कह देते थे कि नहीं वो अभी कमज़ोर है, बीमार है। एंड इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं एंड उनको पता चलता है कुछ दिन बाद कि उनका जो बेबी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एंड यू इमेजिन, आप एक माँ को बता रहे हैं कि अभी अभी कुछ दिन पहले आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो अब इस दुनिया में नहीं है, एंड उस माँ ने उस बच्चे को एक बार देखा तक नहीं। क्या बीती होगी उस माँ पे। तो वो टूट गई थी। वो जो औरत थी वो पूरी तरह टूट गई थी। उनका जीने का जो एक वजह बोल सकते हैं, उनके पास कोई जीने की वजह नहीं बची थी। उनका दुनिया से मन उड़ गया था। वो खाना पीना छोड़ रखा था उन्होंने। मतलब एक तो उन्होंने एक बच्चे को डिलीवर किया था कुछ दिन पहले ही, उससे वो पूरी तरह रिकवर हो नहीं पाई थी कि अब उनको एक और सदमा मिल गया कि अब उनका बच्चा ही नहीं है इस दुनिया में। तो उनका सब चीज़ों से मन उठ गया। ना वो खाना खा रही थी, ना ढंग से पानी पी रही थी, ना दवाइयाँ ले रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। और इसी तरह कमज़ोरी के कारण उनकी भी कुछ दिन में ही डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तब से ही हॉस्पिटल में ये सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू हो गई। रात में उनको, मतलब रात में हॉस्पिटल में लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई देती थी एंड लोग कहते थे कि वो जो औरत थी उनके पैरों में भी पायल था। तो लोग ये अज्यूम करने लगे कि ये वही औरत होगी। एंड लोग कहते थे कि वो औरत हर रात वहाँ आती थी और वो अपने बच्चे को वहाँ ढूंढती थी। एंड वो सिलसिला शायद आज तक जारी है कि वो औरत आज भी यहाँ आती है और वो अपने बच्चे को ढूंढती है। एंड इसीलिए ये सारे हादसे और ये सारे जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं हमें, ये जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हम विटनेस कर रहे हैं, ये शायद उसी वजह से हो रहे हैं। वो कैंप तो 15 दिनों में ज़रूर ख़त्म हो गया था, लेकिन इप्सिता जो अपने साथ वो एक्सपीरियंस लेकर आ रही थी, जो उसने देखा वहाँ, जो उसने सुना, जो भी कुछ उसने विटनेस किया, वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर अब रहने वाला है। तो जगह भले ही पुरानी होती जाए, लेकिन उस जगह पर उस औरत का जो दर्द था, जो उसकी कहानी थी, जो उसका घाव था, वो आज तक ताज़ा मालूम पड़ता है। कहते हैं कुछ रिश्तों का प्यार इतना गहरा होता है कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती है। तो अगर कभी किसी हॉस्टल के अंधेरे कॉरिडोर में आपको ऐसे पायल की आवाज़ सुनाई दे, तो समझ जाइएगा कि कोई अपना किसी अपने को ढूँढ रहा हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी suggestion, then comment section is open for you guys. So see you in the next video. So bye bye.